बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, सोने में चारपाई, घर में काम वाली बाई, इतिहास में खुदाई, प्यार में जुदाई, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इतिहास पे खुदाई, तो देखिए खुदाई का महत्व इतिहास में बहुत है और इसी संदर्भ में हम लोग आज जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में आज जानने वाले हैं। देखिए, खुदाई से ही हमको सारे निष्कर्ष जो मिलते हैं, यानी जो उससे साक्ष्य मिलते हैं, उससे ज़्यादातर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज समझेंगे। और मुझे इस समय कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो ये बहुत ही महान सभ्यता रही भारतीय इतिहास में, या कहें कि वैश्विक संदर्भ में भी अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो चलिए हम लोग अपने नोट्स पर आते हैं। और बाकी मेरा उद्देश्य जो रहेगा वो केवल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना और जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें हैं उनको आसानी से समझाना। फैक्ट जो हैं वो आपको नोट्स में मिलेंगे और काफ़ी आसानी से आप याद कर सकेंगे, और बाद में मैं जब MCQ या बाकी क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेरा टॉपिक है, देखिए सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता का हम लोग देख रहे हैं, ऊपर देख रहिएगा, टॉपिक्स में ऊपर लिखे हुए हैं नोट्स में ही। तो देखिए सभ्यता क्या है। सभ्यता को हम लोग बहुत ही आसानी से समझें अगर, तो क्योंकि इंटर पर बेसिक लेवल है तो उसमें आसानी से अगर हम लोग समझे तो कुछ लोगों का समूह या एक समाज में जहाँ पर कुछ आचार व्यवहार फॉलो किए जाते हैं या उनकी कोई एक व्यवस्था होती है, कृषि या अर्थव्यवस्था या विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं। ठीक है, तो उन व्यवस्थाओं का अध्ययन या उन व्यवस्थाओं को सम्मिलित रूप से हम सभ्यता बोल देते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में हम लोग कई सभ्यताएं ले सकते हैं, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या वैदिक सभ्यता। ये कई प्रकार की ऐसी सभ्यताएं होती हैं। जैसे आजकल हम लोग जिस जगह पर जी रहे हैं उसको हम लोग एक समाज को या उस समय की व्यवस्थाओं को, आज के समय की व्यवस्थाओं को हम लोग सभ्यता बोल सकते हैं। तो ये व्यवस्था का प्रारूप होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज के जो बेसिक डाटा है, जैसे 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की, 1922 में फिर मोहनजोदड़ो की खोज की गई राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने, जो कि उस समय भारत के जब ASI के जनरल थे, तो उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा की वैश्विक स्तर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा उद्देश्य इसको समझाना है। देखिए क्या होता है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस समय रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था और भारत में लगातार रेलवे का प्रसार किया जा रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि कुछ लोहे की बता रहा हूँ, ईंटें मिलती हैं वहाँ पर, पत्थर की। तो काफ़ी पक्की ईंटें थी, उस समय उनका प्रयोग किया गया और वो लगातार, तो वहाँ पर लोगों ने सोचा कि ये पक्की ईंटें लोग को मिल कहाँ से रही हैं। फिर धीरे धीरे इसी संदर्भ में खोज हुई और वहाँ पर खुदाई की गई और अंततः दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोज निकाला। ठीक है, तो ये कहानी है और फिर धीरे धीरे इसके तमाम स्थलों की खोज की गई। लेकिन मैं एक बेसिक, मुझे रोचक बात याद पता है तो बताता हूँ। देखिए 3% ही अभी तक केवल उत्खनन किए गए हैं, जो कि हड़प्पा के बेसिक स्थल हैं, उनमें केवल 3% स्थलों की खोज की गई है। तो काफ़ी, और उसके बावजूद हम लोग काफ़ी जानकारी है, तो लगभग मुझे जल्दी से जल्दी उम्मीद है कि लगभग 90% 95% खोजे जाए, उसके बाद हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए समझते हैं आगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ, ये क्वेश्चंस में भी आता है और मैं इसको काफ़ी अभी डिटेल में समझाऊंगा भी। तो देखिए इसमें सबसे पहले है भौगोलिक विशेषता। देखिए भौगोलिक विशेषता को मुझे समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। तो देखिए इसमें भारत का क्षेत्र ज़्यादा है, पाकिस्तान में हालांकि प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जरूर हैं, परंतु यहाँ पर भारत में ज़्यादा स्थल इसके मिलते हैं। 900 के करीबन भारत में और लगभग 400 के करीबन पाकिस्तान में और 7-8 जो है वो अफगानिस्तान में मिलते हैं। अब समझिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो यहाँ पर देखिए, इसका विस्तार देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्थान है सुदका गैंडोर, आपको नोट्स में मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ केवल। यहाँ पर सुदका गैंडोर है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर मांडा है। सुदका गैंडोर शायद बलूचिस्तान में होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसके अलावा मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा। और इसके अलावा नीचे महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है दैमाबाद, और यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास, काफ़ी लोग मेरठ से होंगे, तो आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये 4 जगह हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 4 जगह, इनका जहाँ पर विस्तार है मैंने आपको बता दिया कि लगभग सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर्स में अगर हम लोग बात करें, लगभग 20 लाख किलोमीटर मानी जाती है इसका क्षेत्रफल। तो उसमें भारत में ज़्यादातर क्षेत्रफल माना जाता है, पाकिस्तान में उसके बाद नंबर 3 पर अफगानिस्तान में, जो तो 2-4 क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया, ऊपर मांडा, नीचे दैमाबाद, इधर यानी कि वेस्ट में हम लोग देखें तो
सुतका गेंडोर और ईस्ट में आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया। भौगोलिक विशेषताओं में संदर्भ में और हम लोग क्या जान सकते हैं, देखिए इसको समझना है हम लोगों को। भौगोलिक विशेषता देखिए, भौगोलिक विस्तार हम लोगों ने समझा, इसकी भौगोलिक इसके जो नगर बसे हुए थे अब हमको समझना है। तो देखिए वो सरस्वती नदी पर बसे हुए थे। सरस्वती नदी को कई लोग घग्गर नदी भी बोल देते हैं और अब तो माना जाता है कि ये विलुप्त हो चुकी है, परंतु प्राचीन काल में इसके अवशेष होंगे। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके प्रमुख नगर जो थे वो सिंधु नदी के आसपास थे, परंतु ज़्यादातर नगर जो थे वो सरस्वती नदी के आसपास थे। ठीक है, और दो बातें जो मुझे बेसिक फैक्ट लग रही हैं वो आपको बतानी मुझे ज़रूरी लग रही है यहाँ पर। तो देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो जो है वो जो है सिंधु नदी पर है। ऐसे में अभी बेसिक सभी फैक्ट आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग निर्वाह के तरीके। देखिए कोई भी स्थान जहाँ पर लोग रह रहे हैं, सबसे पहले इनको समझना है हमको। देखिए कोई भी स्थान है जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो निर्वाह के लिए क्या है प्रयोग करते हैं। इसको आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं, व्यापार, कृषि। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं पशुपालन, खनन, काफ़ी गतिविधि अब हम लोग संचालित करते हैं। उसी प्रकार पूर्व में क्या होता था ये भी देखिए। तो सबसे पहले कृषि को देखिए। अब कृषि में भी कई चीज़ें आ जाती हैं। तो कृषि में सबसे पहले कृषि कैसे की जाती थी, कृषि कैसे करने का मतलब है क्या किसी यंत्र का प्रयोग होता था या कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग होता था। ठीक है, क्या वहाँ पर जुताई की जाती थी या नहीं, ये सब बातें हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी मेन जो फसलें हैं जो समय से हम लोगों को मिलती हैं तो वो थी गेहूँ आ जाता है, बाजरा, जौ और राई, इसके अलावा मटर, सरसों। ठीक है, और सफ़ेद चना, ये जो प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तरबूज, केला, इन सब के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। मैं पूरा नोट्स में आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन योर नोट्स। ठीक है, अब आगे समझते हैं पशुपालन। अब देखिए कृषि को भी मैंने समझाया नहीं बहुत अच्छे से। तो कृषि के लिए सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता था। अब सिंचाई को किन माध्यमों से किया जाएगा, या तो सिंचाई के लिए नहरें होंगी या फिर जो कुएं होते हैं, नलकूप होते हैं, इनके माध्यम से की जाएगी। तो देखिए सिंचाई जो नहरों के माध्यम से थी वो देखिए, मैं यहाँ पर कोई स्थान याद कराने नहीं बैठा हूँ, मैं वो तो सब आपको मिलने वाले हूँ। मैं आखिरी में उसके लिए ट्रिक बनाऊँगा, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो सोतुगई और भारत में भी कुछ जगह पर साक्ष्य मिलते हैं। तो इन पे क्या होता है कि यहाँ पर नहरों के साक्ष्य मिलते हैं कि नहरों के माध्यम से की जाती थी। अब देखिए नहरों के माध्यम से सिंचाई उस स्थान पर होगी जहाँ पर से नहरों का विकास किया गया होगा। तो नहरें उस समय इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, इसलिए नहरें जो थी वो एक प्रमुख साधन नहीं थी। परंतु जो आसपास गड्ढों के माध्यम से, जैसे धौलावीरा की हम लोग जल व्यवस्था देखते हैं काफ़ी अच्छी है, उसमें मैं एक सेपरेट लेक्चर भी दूंगा। तो देखिए तो काफ़ी कुछ ऐसा था जो कि हम लोग कह सकते हैं कि कृषि के लिए प्रयोग किया जाता था। नलकूपों के माध्यम से बहुत ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि नलकूपों के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, हालांकि एक दो स्थानों पर मिले हैं। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि जो प्रमुख जरिया था वो था तालाबों के माध्यम से, जोड़ों के माध्यम से, या फिर छोटे मोटे गड्ढे के माध्यम से जो सिंचाई की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए पशुपालन। देखिए पशुपालन जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज से हम लोग आज भी देखते तो पशुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे थोड़ा पीछे जाएं मध्यकाल में तो भी हम लोग देखते हैं कि पशुपालन का काफ़ी महत्व था। उससे पहले अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्व था एक समय पर वैदिक काल में। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी पशुपालन का काफ़ी महत्व। देखिए जब तक हम लोग इतिहास को लिंक बाय लिंक जोड़ नहीं पाएंगे तब तक समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या था कि प्रमुख, पहले मैं पशु बताता हूँ। देखिए शुअर, ठीक है, जंगली शुअर तो जंगली शुअर, गाय, ठीक है, भैंस। अब गाय का साक्ष्य मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, देखिए गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन बैल के साक्ष्य मिले हैं। बैल को मोहर पे अंकित किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ गाय तो होगी तभी तो बैल आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सभ्यता किसे कहा जाता है, ये सब बिल्कुल आगे लिखा हुआ है डिटेल में। ठीक है, हड़प्पा की खोज कैसे हुई, और इसके बाद पशुपालन जैसे मैं बता रहा था। तो देखिए पशुपालन जो है उसमें मैंने बताया सुअर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब जो थे, और इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं आप सभी को पता है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, भौगोलिक विशेषता मैंने बता दी है, कृषि के बारे में मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है इसमें, कृषि के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। नोट से पढ़ेंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। मेरा मकसद केवल यहाँ पर कुछ समझाने का है, कुछ विषय समझाने का है। अब थोड़ा सा शिकार पर समझ लेते हैं। देखिए
देखिए, भारत में जब हम लोग पुराने समय में जाते हैं तो क्या होता था, भारत या दुनिया में भी हम लोग ले लेते हैं तो उसमें क्या होता था कि शिकार को हम लोग पका नहीं पाते थे, शिकार करते थे। और शिकार मानव किन जानवरों का प्रारंभ में करता था, जो छोटे मोटे जानवर होते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी उसी प्रकार की कुछ थी, हालांकि संसाधन डेवलप हो चुके थे, उसके बावजूद भी कुछ छोटे मोटे जानवरों का ही शिकार किया जाता था। शेर वगैरह का शिकार नहीं कर पाएंगे ना, हिरन का, जंगली सुअर का कई बार देखा गया है। तो उन प्रकार के जानवरों का शिकार किया जाता था और उसके बाद उन्हें पकाकर खाया जाता था। तो हम लोग कहते हैं इसके अलावा मछली पालन काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि ये सभी क्षेत्र जो हैं, अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक फैक्ट बनेगा, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं या नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र जो विकसित हुए हैं, वहाँ पर मछली पालना एक प्रमुख रोजगार होगा, एक प्रमुख कार्य होगा। ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या है, देखिए मैं अभी आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने वाला हूँ डायमेंशनली, थ्री डायमेंशनल में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं। देखिए, आजकल जो मोहनजोदड़ो है वो एक छोटा सा गांव है पाकिस्तान में, और सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का, उसके लरकाना ज़िले में शायद मुझे लगता है पड़ता है। हाँ बिल्कुल, लरकाना ज़िले में पड़ता है। अब मैं इसको दिखाने वाला हूँ, आपको देखना है कि जो, देखिए आप यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ही रोचक लगेगा आपको भी। ठीक है, देखते जाइएगा, काफ़ी कुछ रोचक लगेगा आपको। बिल्कुल, हम लोग पहुंच चुके हैं मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी तस्वीर को हम लोग देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इनको देखने का मकसद हमारा केवल इतना होता है कि हम लोग चित्र के माध्यम से कुछ समझें। ठीक है, देखिए ये उस समय की व्यवस्था है, इसको मैं थोड़ा सा कभी डिटेल में भी समझाऊंगा। फिलहाल आप अभी देखिए केवल, और अभी जब मैं मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताऊंगा तो काफ़ी कुछ आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, ये देखिए स्तूप आपको दिख रहा होगा सामने, इसके अलावा काफ़ी जो कि सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए किस प्रकार गलियाँ, भी मैं अभी समझाने वाला हूँ आगे, तब आपको अच्छे से बेसिकली क्लियर होगा। ये योग पुरुष, योगी की एक मूर्ति है, योगी जी वाले नहीं है, ये एक दूसरे योगी हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रीस्ट किंग। ठीक है, पुरोहित राजा। ठीक, एक हाथी का है ये चित्र, इस सुतका इंडोर से मिला था। अभी आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको। कोट डीजी आ गए हम लोग, कोट डीजी नहीं जाएंगे, मोहनजोदड़ो से वापस आ जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो हम लोग टहल चुके हैं। अब मोहनजोदड़ो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, टहल लिया हम लोगों ने आराम से, देख लीजिएगा, अभी और टहलाऊंगा। ठीक है, अभी हड़प्पा भी टहलेंगे, चिंता मत करिएगा। हाँ, तो मोहनजोदड़ो पर अब हम लोग बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मैं फैक्ट को पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था वो 2 शहरों में, अब देखिए यहाँ पर 2 शहर थे, मैं यहाँ पर पेन का यूज़ करूँगा। देखिए, मोहनजोदड़ो मान लेते हैं ये गोल शहर है, सॉरी, मोहनजोदड़ो मान लेते हैं कि ये एक चौकोर सा शहर है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2 हिस्से किए गए थे नगर के, एक था वेस्टर्न वाला, एक था ईस्टर्न वाला, एक पूर्वी इलाका था, एक पश्चिमी इलाका था। एक जो पूर्वी इलाका था वो था पश्चिम में, देखिए पूर्वी इलाका ये है, पश्चिमी इलाका, ये सॉरी, ये पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर दुर्ग था। ठीक है, छोटा सा, और बाकी शेष जो है वो पूर्वी इलाका है, यानी पूर्वी इलाका बड़ा है। ठीक है, और देख रहे हैं आप लोग, और ये थोड़ा सा नीचे बना हुआ था, जबकि पश्चिमी इलाका दुर्ग जो था वो ऊपर की ओर बना हुआ था। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। एक नगर था जिसके 2 हिस्से किए गए थे, जो वेस्टर्न साइड पर था वो छोटा था, उसमें दुर्ग था, दुर्ग का मतलब हम बड़ी बड़ी इमारतें या फिर हम लोग कह सकते हैं किलेबंद इमारतें थी, और वो छोटा था, वो ऊंचाई पर था। ठीक है, इतना समझ गए आप। और एक तरफ था निचला नगर, जहाँ पर आम लोग बसते थे, क्योंकि बड़े बड़े घर होंगे या बड़े बड़े जो स्थान होंगे वहाँ पर आम लोगों को बसने की इजाज़त नहीं होगी, तो उन्हें निचले शहर में बसना पड़ता था। ठीक है, तो वो बड़ा होगा चूँकि ज़्यादा लोग होंगे, आम ही लोग होंगे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये सिस्टम था। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए माल गोदाम, यहाँ पर देखिए विशेषता हम लोग समझ लें पहले। माल गोदाम और विशाल स्नानागार ये सब बात की बातें हो गई। तो देखिए सबसे पहले विशेषता है इसकी यहाँ पर नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन से क्या तात्पर्य है? अगर आप ज़िंदगी में पहली बार किसी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं तो ये काफ़ी कठिन हो जाएगा कि आप समझें इसको, लेकिन मैं काफ़ी इजीली बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए नगर नियोजन से तात्पर्य होता है कि नगर की प्लानिंग किस प्रकार है, नगर का आर्किटेक्ट किस हिसाब से है, नगर में गलियाँ किस प्रकार से बनाई गई हैं, सड़कें किस प्रकार से बनाई गई हैं, या नगर में जो घर बनाए गए हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अपने नगर की कभी आप ऊंचाई की फ़ोटो देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ उससे अंदाज़ा होगा कि नगर का स्वरूप क्या होता है, प्रारूप क्या होता है। ये आर्किटेक्ट में पढ़ाया जाता है वास्तुकला में। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए नगर नियोजन, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नगर नियोजन क्या है था। तो देखिए सबसे पहले बात इसमें ये आती है कि यहाँ पर ग्रिड पद्धति का यूज़ होता था। जहाँ पर भी जल निकास प्रणाली आएगी या नगर नियोजन आएगा, गलियों का निर्माण किस प्रकार था, ग्रिड पद्धति यहाँ पर यूज़ होती थी। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है मैं ये भी समझा दूँ आपको, क्योंकि ग्रिड पद्धति बहुत, देखिए ग्रिड पद्धति ये है, ये सॉरी देखते हैं, रुकिए। देखिए मान लेते हैं ये ग्रिड पद्धति है, ये इसको लिया हम लोगों ने, सॉरी इसको देखिए, इसको यहाँ से आए, यहाँ से आए, और एक यहाँ से आया रास्ता, एक यहाँ से रास्ता आया, और यहाँ पर मिलाकर तो हम लोग देखते हैं कि चारों रास्ते समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, ये समकोण पर जो रास्ते काटते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्रिड पद्धति। यानी कि जहाँ पर रास्ते या गलियाँ या विभिन्न प्रकार से जो संरचनाएं बनती हैं वो समकोण पर काटती हैं, उनको हम लोग ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिड पद्धति से मकान बनाने की काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इससे किसी भी नगर की संरचना जो है वो काफ़ी हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस रहती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है आर्किटेक्ट में। तो यहाँ पर उतना साल पहले, आज से लगभग 7-8 हज़ार साल पहले भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका भी स्पष्ट नाम हम लोग नहीं कह सकते कब की सभ्यता है, हालांकि 5000 साल तो कम से कम हुए हैं। तो इस इतने साल पुरानी सभ्यता में इस प्रकार का होना काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पर जल निकास प्रणाली, देखिए नाली जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। कितनी अच्छी बात है कि आज भी हम लोग देखते हैं गांव में कच्ची ईंटों से नाली बनी हुई है, मैंने देखा है कई गांव में। तो पक्की ईंटों से वहाँ नालियाँ बनाई जाती थी, नालियों को ढका जाता था। कुछ स्थानों पर हालांकि खुली नालियाँ भी हैं, पर अधिकतर स्थानों पर नालियों को ढका जाता था। और एक बड़ी बात मैं जो बताऊँगा वो आपको काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगी अगर आपने पहली बार सुनी, कि वहाँ पर नाले जो थे उन पर बीच बीच स्थानों पर कुछ बड़े बड़े हौज बनाए जाते थे, जिनमें कूड़ा चला जाता था, पानी वहाँ से निकल जाता था, उस कूड़े को बाद में साफ़ कर लिया जाता था। जो पत्थर होते थे यानी जिनसे ढका जाता था उनको बाद में हटा करके उन्हें साफ़ किया जाता था। तो काफ़ी कुछ अच्छा सिस्टम था। एक और बेसिक रोचक जानकारी है लोथल से आती है। तो देखिए लोथल में क्या था कि जो मकान थे वहाँ पर या गलियाँ जो थी वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, परंतु नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब यहाँ पर स्वच्छता का महत्व हमको पता चलता है और नगर नियोजन में जल निकास प्रणाली का महत्व पता चलता है। तो देखिए ये सब चीज़ें हम लोग को समझ में आएंगी आसानी से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं माल गोदाम की। देखिए माल गोदाम जो है ये सबसे बड़ी संरचना है मोहनजोदड़ो की। इसमें शायद ऊंचाई नहीं लिखी हुई, मैं यही देख रहा था जी। तो इसमें माल गोदाम, जैसे कि इसमें अनाज वगैरह रखा जाता था। अब इसमें स्पष्ट साक्ष्य देखिए हम लोग को नहीं मिलते। इस सभ्यता को हम लोग को डिटेल में समझना है, कोई भी बात एक्यूरेट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतिहास का अंदाज़ा लगाते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें मान सकते हैं कि हम लोग अनाज रखा जाता था। ठीक, तो इसकी मैं ऊंचाई अगर बताऊँ आपको तो 46 लगभग 45.73 पॉइंट लगभग 16। ठीक है, 46 गुणे 16, ठीक है, ये थी मीटर, 46 गुणे 16 मीटर की ये संरचना थी। ठीक है, तो इसको सबसे बड़ी संरचना का इतिहासकारों ने बात कही कि सबसे बड़ी संरचना यही थी मोहनजोदड़ो की, या हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार को हम लोग आज से रिलेट करते हैं स्विमिंग पूल से। तो देखिए स्विमिंग पूल था ये उस समय का, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग स्विमिंग पूल में कब जाते हैं, गर्मियाँ लगती हैं तब। लेकिन यहाँ पर स्विमिंग पूल तब यूज़ किया जाता था जब कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, या फिर कोई भी रिचुअल या फिर अनुष्ठानिक कार्य, समझ सकते हैं, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य पर, इन सब पर स्नान के लिए लोग कहाँ आते थे, इस विशाल स्नानागार में आते थे। आप सामने इसकी पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी ये देखिए बढ़िया सा स्नानागार। इसमें सबसे बड़ी बात कि हम लोग की आज की तरह इसमें चैन भी लगाई गई थी कि आदमी डूबे ना। ठीक है,
तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सामने फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि आपको थोड़ा सा पढ़ने होंगे बस, ठीक है। बाकी आपको संरचना देखिए, आपको समझ में आएगा कि देखिए चारों तरफ से जीने लगे हुए हैं, 3 तरफ से जीने लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्नानागार आगे बने हुए हैं जिनमें पानी आकर भर जाता था, जिससे पानी की दिक्कत ना हो, ठीक है। इनका स्थान मैंने बताया कि इनका प्रयोग कब किया जाता था, ठीक है। और इनके आसपास बरामदे होते थे जिनको हम लोग आजकल चेंजिंग रूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये उस समय के चेंजिंग रूम हो सकते हैं। तो आप इतना सा समझ गए होंगे, ठीक है। मेरा उद्देश्य बस समझाना हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। जल निकास प्रणाली, अब जल निकास प्रणाली को मैंने पहले ही समझा दिया, बस आप फोटो में देखिए। और इनका प्रयोग वर्षा वर्षा के लिए किया जाता था। ये बहुत ही आसान बेसिक फैक्ट है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब भवन निर्माण प्रणाली, देखिए भवन निर्माण प्रणाली को इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब किया नोट्स में, पर मैं अभी आपको एक भवन की फ़ोटो दिखाता हूँ, मेरे पास शायद होगी, बिल्कुल ये देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी से फ़ोटो ली अपनी बुक से, और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आप जिससे समझ पाएंगे कि बेसिकली इतिहास कहता क्या है हमसे, ठीक है। इतिहास को हम लोग किस पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखिए ये जो ये घर की तस्वीर है, ये घर का ढांचा बनाया गया है, और घर की दीवारें अगर आप देखें तो काफ़ी मोटी हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि जो भवन निर्माण था या भवन बनाए जाते थे उनमें काफ़ी सुदृढ़ता का या मजबूती का काफ़ी ध्यान रखा जाता था। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप एंट्रेंस नंबर 1 से घुसते हैं, मान लेते हैं ये एंट्रेंस नंबर 1 ये है, ठीक है। एंट्रेंस नंबर 1 से अगर आप घुसते हैं तो आप देखेंगे कि सामने आप थोड़ी दूर का देख पाएंगे, आप अंदर तक का नहीं देख लेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइवेसी। आप देखिए फिर से समझिए, मान लेते हैं कि आप एंट्रेंस नंबर 2 से घुसते हैं, इधर ये देखिए एंट्रेंस नंबर 2 है इधर से, ठीक। तो एंट्रेंस नंबर 2 से भी आप इधर का देख पाएंगे, और बाकी दीवारें जो हैं उनसे आप पूरे घर का नहीं अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप घर में घुसे पूरे घर का अंदाज़ा लगाएं। तो ये प्राइवेसी किस प्रकार मेंटेन की गई थी आप ये देख पा रहे हैं। तीसरी चीज़ आप देखिए, ये कमरा नंबर मोहनजोदड़ो में माना जाता है कि लगभग हर घर में एक कुआं था, ठीक है। 700 के आसपास कुएं मिले हैं, 700 के आसपास घर भी हैं, और लगभग सभी घरों में कुएं थे। और ये कुएं जो थे मानवता उपयोगी थे, यानी कि मानवता के लिहाज से बनाए गए थे। और इनको आप समझिए अब कैसे। ये रूम नंबर मुझे लगता है कि 5th देखिए रूम नंबर 6 देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, और ये देखिए बिल्कुल ये है रूम नंबर 6, ठीक। यहाँ पर कुआं होता था। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा, ठीक है। देखिए यानी कि गेट नंबर एंट्रेंस नंबर 1 से कोई आए तो सीधे घुसे घर में, पानी पिए निकले और घर जाए अपने। तो कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, मानवता के लिहाज से की गई थी मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि प्राइवेसी का कितना अच्छा सिस्टम है। घरों में कमरे जो हैं वो एक बड़े सिस्टम से लगाए गए हैं, और आपको पता होगा कि इसमें पब्लिक टॉयलेट भी थे वहाँ पर समय पर। और यहाँ पर देखिए घर में भी शौचालय और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से घर को आप देखें कि सुदृढ़ता प्रदान की गई थी। घरों में डबल 2 स्टोरे जो मकान थे वो भी वहाँ पर मिलते हैं। सीढ़ियों के भी साक्ष्य हैं, ठीक है। तो ये देखिए सीढ़ियाँ तो हमें मिल ही रही हैं, देखिए एक मूलभूत ढांचा है और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी दिखाई गई हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा था मोहनजोदड़ो में जो हम लोग समझ सकते हैं, आज के समय पर हम लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कंपैरिजन अगर हम लोग आज के समय से करें तो बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं आज से लगभग 6000 साल पहले। तो हाउ कैन वी say that we are the most developed, even because of when we saw Mohenjo-daros, how can we realize it, how can we think about it। तो काफ़ी कुछ ऐसा है इसमें हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपालन हो गया था, शिकार कर लिया था हम लोगों ने। भवन निर्माण, हाँ तो मैंने बता दिया भवन निर्माण। थोड़ा सा इसको और इसमें कोई ऐसा फैक्ट जो मुझे लगता है, देखिए मैंने बताया है सब कुछ कुएं वगैरह का, खाना पकाने के अन्य कार्यों के लिए सामूहिक रूप से। अब देखिए यहाँ की जो पारिवारिक व्यवस्था थी उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ की जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो थोड़ा सा जॉइंट फैमिली टाइप की थी। आपको मैं एक मूवी सजेस्ट करूँगा, मोहनजोदाड़ो ही उसका नाम है। मोहनजोदाड़ो काफ़ी अच्छी मूवी है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता चलेगा। हिस्टोरिकल टाइप की मूवीज़ देखनी चाहिए मुझे लगता है। तो पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध किया गया था, ये बता दिया मैंने। हाँ तो मैं घर के बारे में बताया तो वहाँ पर क्या था कि जॉइंट फैमिली टाइप के सिस्टम थे। जॉइंट फैमिली में सिस्टम में एक बड़ी चीज़ हम लोग जो मूलभूत चीज़ देखते हैं वो क्या होता है कि घर के संसाधनों का सभी लोग एक साथ प्रयोग करते हैं। यानी घर में जो भी चीज़ें हैं, मान लेते हैं कि घर का चूल्हा है तो सभी 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, तो उन सभी के लिए, उस 10-15 लोगों के लिए वो एक चूल्हा है, ठीक है। उनमें मौसी भी आकर काम कर लेंगे, उनमें मौसा जी भी और उनमें बुआ जी भी आके काम कर रही हैं। अगर साथ में रह रहे तो सभी लोग आके काम कर रहे हैं, यानी कि एक संसाधन का सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगी ही, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है।
आंगन बड़े होते थे, ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार का भवन निर्माण था। काफ़ी कुछ आप पिक्चर्स बैठा लिए अपने दिमाग में, बाकी आप लिख तो आसानी से सकते हैं पढ़कर, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता, समाधान, विलासिता की वस्तुएं। अब देखिए, इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो किसी सभ्यता में कैसे जाने। देखिए, एक हिस्ट्री का मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है बताना चाहिए। एक हिस्ट्री का एक टाइप होता है सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी। देखिए, हिस्ट्री में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं उनको ज़्यादातर जानकारी राजाओं के बारे में होती है, लेकिन आम जनता के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो मॉडर्न फ्रेज में क्या किया गया कि सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी एक नया टाइप आया, जिसमें कैसे ना कैसे जनता के जो छोटे वर्ग हैं, जो आम वर्ग है, उसके बारे में जानना शुरू किया जाए। तो उसके बारे में जानने के लिए क्या हुआ, तो ऐसे हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता में जाते हैं तो ये कैसे जानेंगे कि वहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क क्या था, या कैसे फ़र्क निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं हम लोग। एक तो देखते हैं कि जो उस समय पर समाधान किया जाता था, या फिर हम लोग देखते हैं कि कब्र बनाई जाती थी, जो भी कार्य किया जाता था मृत्यु उपरांत वो, और दूसरा है कि वहाँ की जो वस्तुएं थी उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता था। तो देखिए, दोनों टॉपिक्स को हम लोग आसानी से समझने आए। कुल मिलाकर इनका अध्ययन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये मैंने बताया कि सामाजिक, जैसे मैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके बीच में अंतर क्या है कि वो दोनों लोगों का वस्तुओं का अलग अलग उपभोग है, ठीक है। मैं कुछ और वस्तु उपभोग करता हूँ, वो कुछ और, उनकी विलासिता की वस्तुएं मेरी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार मर जाने पर क्या होगा कि उनको मान लेते हैं कि उस समय के जैसे हम लोग मिस्र में ले लेते हैं, तो मिस्र में क्या किया जाता था कि जो राजा वगैरह होते थे उनके लिए पिरामिड बनते थे, परंतु आमतौर पर जो नॉर्मल लोग होते थे उनके लिए पिरामिड नहीं बनते थे, और साथ में उनके साथ में जो वस्तुएं गाड़ी जाती थी वो भी सस्ती वस्ती ऐसी मध्य गाड़ दी जाती थी। परंतु जो राजा वगैरह होते थे उनके साथ में सोना वगैरह बहुत कुछ कीमती चीज़ें रखी जाती थी। इसी प्रकार हम लोग अब यही हड़प्पा सभ्यता में समझने वाले हैं। देखिए, समाधान क्या था। समाधान की 3 प्रक्रियाएं थी। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो था या फिर जो हड़प्पा था, वहाँ पर लोग कहते हैं कि कब्र बनाई जाती थी, परंतु आपको याद रखना है कि समाधान का या मृत्युपरांत जो अंत्येष्टि की जाती है, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका था, या जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला तरीका था, वो जलाने का ही तरीका था। क्योंकि लगभग हम लोगों को 40 से 50 कब्रें मिलती हैं, और जबकि जनसंख्या जो है 50,000 के ऊपर थी, तो यानी कि ज़्यादातर कब्रें हम लोग को नहीं मिली हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जला दिए गए होंगे, ठीक है। हम लोग ये इतिहासकार इसका निष्कर्ष निकालते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले समाधान, ठीक है। तो मृत्यु के बाद दफनाने की प्रक्रिया थी, आपको मैंने बताया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मिस्र की सभ्यता से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर लोग बहुत ही कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हालांकि ज़रूर देखी गई हैं कि आभूषण थे, जैस्पर के मन के थे, 5 चीज़ें आ जाती हैं कई बार, जैस्पर के मन के, आभूषण, दर्पण, ठीक है, छल्ले, और इसके अलावा शीशा वगैरह, जो वही दर्पण मैंने बता दिया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी जो रखी जाती थी, परंतु कोई भी बहुमूल्य चीज़ यानी कि बहुत महंगी चीज़ इन लोगों के साथ में नहीं रखी जाती थी। अब हम लोग जहाँ मिस्र की सभ्यता में देखते हैं कि जो महंगी चीज़ें उसमें रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर लोग कंजूस टाइप के थे। हम लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं कि वो अपनी महंगी चीज़ों को वेस्ट नहीं करते थे, मरे हुए के साथ में रख के, मरे हुए का रखा, उसके बाद गाड़ दिया, उसके साथ ऐसी सस्ती मस्ती चीज़ें रखी गई थी, और आमतौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती भी नहीं है, ठीक है। तो ये था, तो हम लोग समझते हैं। और हाँ, 2 चीज़ें आमतौर पर, हालांकि इसको हम लोग कह नहीं सकते, जो गर्त थी, गर्त यानी कि जिसमें डब्बा होता है, जो जिसमें लाश को रखा जाता है, वो डब्बा होता है, डब्बे सहित गाड़ दिया जाता है। तो वो डब्बा जो था वो कई बार पक्की ईंट से जो चिनाई की जाती थी उनकी, परंतु कई बार ऐसा नहीं मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये राजा के में चिनाई की जाती होगी, और उसमें आमतौर पे नहीं की जाती होगी जो आम लोग होंगे, परंतु ये एक अच्छा टाइप नहीं है सामाजिक वर्गीकरण का, या समाज में इस प्रकार की बातों को जानने का, ठीक है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि वो लोग बहुमूल्य चीज़ों को गाड़ते नहीं थे, ठीक है, बहुमूल्य चीज़ों को साथ में रखकर नहीं गाड़ते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलासिता की वस्तुएं। अब विलासिता की वस्तुएं देखिए, तो सबसे पहले सामाजिक एक और तरीका था विलासिता की वस्तुएं, मैंने बता दिया। रोज़मर्रा की प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं। देखिए, रोज़मर्रा की वस्तुएं क्या होंगी वस्तुएं, जैसे कि हम लोग ले लेंगे, आमतौर पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं रोज़, जैसे दर्पण, ठीक है, दर्पण हो जाएगा। और आभूषण वगैरह क्या होंगे, ये विलासिता की वस्तुओं में आ जाएंगे। और सामान्यतः हम लोग जो खाने वाले बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी। जबकि फ्रेंस के बर्तन या फिर कार्नेलियन के बर्तन, ये सब जो महंगे धातु के बर्तन थे, वो आ जाएंगे विलासिता की वस्तुओं में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके आधार पर भी हम लोग पता लगाते हैं कि अगर किसी स्थान पर फ्रेंस ज़्यादा मिल रहा है तो वो हम समझ सकते हैं कि वो स्थान संभवतः अमीर रहा होगा, ठीक है।
कोई एग्जैक्ट नहीं था, परंतु संभवतः अमीर रहा होगा। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये देखिए, ये एक ये बात है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल आपको बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, ये सब कुछ अभी आपको कुछ भी नहीं याद करना, ये केवल एक चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। बाकी आपको ट्रिक वाइज काफ़ी कुछ मैं याद कराने वाला हूँ, और बाकी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी काफ़ी कुछ याद होगा। लगभग इसकी 5 वीडियोज़ होंगी। ठीक है, तो एक वीडियो देख लिया और आपको काफ़ी कुछ हिस्टोग्राफी के बारे में पता चलेगा कि इतिहासकार इसको कैसे मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, अभी मैं हड़प्पा के बारे में दिखाने, अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल, धौलावीरा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम हड़प्पा की भी जगह पर जाने वाले हैं, मैंने आपको बताया था जैसा। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, कनिंगम की भूल। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा चलेंगे। ठीक है, चलिए हड़प्पा चलते हैं। स्पेलिंग गलत है हड़प्पा की, लेकिन पहुंचा जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पहुंच गया हड़प्पा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये हम लोग स्थल देखते हैं। हड़प्पा में खोज की गई, खुदाई की गई। देखिए पक्की ईंटें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये देखिए नालियाँ, देखिए आप लोग यहाँ पर ढकी हुई नहीं है, परंतु फिर भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से नालियों को बनाया गया है। जैसे मैंने बताया था कि ग्रिड पद्धति, आपको ग्रिड पद्धति सामने दिख रही होगी। ठीक है, सब कुछ दिखाता चलूँगा मैं यहाँ पे। ये देखिए पक्की ईंटों का वही है ढांचा है। कुआं, देखिए कुआं, देखिए हड़प्पा में भी कुआं देखिए। ये तो दूसरी चीज़ आ गई, चलिए हो गया। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि हड़प्पा, ये काफ़ी बार आता है क्वेश्चन कि हड़प्पा कहाँ पर है। तो हड़प्पा जो है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक पंजाब साइट है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब पाकिस्तान अबाउट 24 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साहिवाल। देखिए साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक जगह है। ठीक है, लेकिन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो है कई बार दूसरे नाम से भी आ जाता है, मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट। हालांकि 1967 में, मुझे उम्मीद है, शायद नाम बदला गया था इसका नाम साहिवाल कर दिया गया है इस ज़िले का। पहले इसका नाम था मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, काफ़ी किताबों में मैंने पुरानी किताबें पढ़ी हैं तो उसमें मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो हालांकि अब इसका नाम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा से आपको ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, हड़प्पा हरा हरा। ठीक है, हड़प्पा से रा से रावी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। देखिए आखिरी टाइप है ये, आज के हमारे नोट्स का आखिरी विषय है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखिए हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी। अभी मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे धार्मिक व्यवस्था इसकी क्या थी, ये मैंने छोड़ दिया। मापतौल प्रणाली, कई से, लेकिन ये विषय मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं इनको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, इसलिए। ठीक है, इन पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा के लिए बचाए हुए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सीधे समझ सकते हैं कि दुनिया की महानतम सभ्यता कह सकता हूँ। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन सभ्यता तो नहीं है, हालांकि कुछ मतलब अपने समय की प्राचीन सभ्यता है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी समृद्ध थी, और इसकी जो आधारभूत प्रणाली थी वो कृषि थी। ठीक है, व्यापार के बारे में मैंने बताया, अभी बताया नहीं है। ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा आगे। जो भी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में दिखने वाले हैं। तो देखिए, तो पतन हुआ तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये पतन कैसे हो गया, ये एक बड़ी सोच है, ये एक बड़ा रहस्य है इतिहासकारों के लिए, मेरे लिए भी, सभी के लिए एक बड़ा रहस्य है कि आखिर इस महानतम सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या ये कैसे धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो इसके लिए कई सारे यहाँ पर फैक्ट दिए जाते हैं। हम लोग की एनसीईआरटी में मैं काफ़ी ऐसे जो निष्कर्ष निकाल कर दिए, मैक्स मूलर का निष्कर्ष हो, कनिंगम का निष्कर्ष हो, या विभिन्न इतिहासकारों के निष्कर्ष हों, उन दिए हुए हैं कुछ बेसिक फैक्ट में। मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशंस की बुक पर, तो मैं इसके लिए अलग से एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैंने बताया कि 2020 में सिंधु घाटी सभ्यता के जो नए निष्कर्ष आए हैं, जो
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अभी प्रकाशित किए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अगर बात करें तो उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे भूकंप। कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप के माध्यम से एक बड़ा भूकंप आया होगा और सब कुछ तहस नहस हो गया होगा। कुछ लोगों का बात कहना है कि सिंधु नदी थी उसने अपना रास्ता बदल लिया, और सिंधु नदी जैसे कई नदियाँ होती हैं धीरे धीरे वो अपना रास्ता बदल लेती है, परंतु ये कोई छोटा काम नहीं है जो आज कल हो गया या परसों हो गया। 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, सालों की प्रक्रिया है, दशकों की प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया हुई होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, गाँव में पानी पहुँचा नहीं होगा, स्थानों पर पानी पहुँचा नहीं होगा, तो कृषि व्यवस्था तहस नहस हुई, सब कुछ नहस नहस हुआ, और धीरे धीरे लोगों को आम ज़रूरतों जो पानी से पूरी हो रही थी वो भी नहीं पूरी, और लोग एकाएक मरने लगे, ठीक है। तो कुछ का मानना है जलवायु परिवर्तन। देखिए ये सबसे ठोस रीजन माना जाता है। किसी भी सभ्यता को अगर हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग पालियोलिथिक एज से आज मॉडर्न एज में जब आए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीच बीच में सभ्यताओं का विनाश हुआ, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे एक समय में ऐसा नहीं कि तुरंत हो, लेकिन बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विनाश किसकी वजह से हुआ, जलवायु परिवर्तन की वजह से। क्योंकि लोग एक निश्चित जलवायु में, एक निश्चित वातावरण में अपने आप को ढले हुए थे, परंतु क्या होता है कि समय के कारण व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाती है और एकदम नए मौसम आता है और पूरी तरीके से संस्कृति खत्म होने लगती है। परंतु ये एक लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है, ठीक है। फिर है वनों की कटाई शुरू कर दी गई थी। अब देखिए ये भी एक बड़ा रीज़न है कि मोहनजोदड़ो में काफ़ी ज़्यादा व्यापार डेवलप हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्नीचर का काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं, और इसके अलावा लकड़ी का महत्व कम हो गया था, व्यापारिक स्तर पर इनका प्रयोग किया जाने लगता है। और फिर धीरे धीरे स्थायी आवास की भी प्रणाली बढ़ रही थी, तो क्या होता है लकड़ी का कटाव बढ़ जाता है, इससे लोग वनों की कटाई जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, हालांकि जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। अब है आर्यों का आक्रमण, ये भी एक विषय है, परंतु ये विषय कनिंघम ने काफ़ी ज़्यादा उठाया है। कनिंघम की जब मैं बात करूँगा, जब लाऊंगा आगे, तो कनिंघम की बात देखिए, नीचे लिखा हुआ भी कनिंघम का भ्रम। तो कनिंघम ने जो अपना शोध दिया है उसमें उन्होंने आर्यों के बारे में ये बात की कि आर्यों के आक्रमण से ही संभवतः इनका अंत हो गया होगा। देखिए हालांकि इस पर साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ये है कि कई जगह पर 14 लोग एक ही कमरे में मरे हुए मिले। लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि उनके पास, और कि उनको एक साथ मार दिया गया होगा, कोई आक्रमणकारी आए होंगे उन्होंने मार दिया। कई जगह पर ऐसा हुआ, एक जगह पर 8 लोग मरे हुए मिले हुए हैं, ठीक है। एक जगह पर 14-15 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उनकी लाश गड़ी हुई है। तो काफ़ी ऐसे निष्कर्ष हैं हमारे पास जो कह सकते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, ठोस रीजन है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि आर्यों का आक्रमण इसलिए भी हुआ क्योंकि जो ये सभ्यता थी ये मुख्यतः द्रविड़ लोगों ने बसाई थी, ऐसा माना जाता है। तो इस सभ्यता के लोगों के पास बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार नहीं थे, खतरनाक वाले हथियार नहीं थे। वो केवल कृषि के माध्यम से छोटे मोटे हथियारों का ही प्रयोग करते थे, इसलिए वो किसी भी सभ्यता के या आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे और उनका आसानी से विनाश हो गया होगा, ये माना जाता है, ठीक है। अब मैं कनिंघम का भ्रम ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जब क्वेश्चन आंसर सेगमेंट लाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी सभ्यता का सम्मान करिए और हमारे भारत का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।